कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में शायद गुप्त रास्ते हों? ऐसी छिपी हुई सुरंगें जो हमें पलक झपकते ही एक आकाशगंगा से दूसरी में पहुंचा दें। ये सुनने में भले ही साइंस फिक्शन लगे, पर हम आज बात कर रहे हैं वर्म होल और प्रकाश से भी तेज मतलब FTL यात्रा की संभावनाओं के बारे में। ये आइडियाज स्पेस और टाइम की हमारी समझ को सच में चुनौती देते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये कोई नए आइडियाज नहीं है। इनकी जड़ें तो एल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत मतलब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिलती हैं। इसी थ्योरी ने हमें बताया कि गुरुत्वाकर्षण असल में स्पेस टाइम का झुकाव है, और वहीं से गणितीय रूप से ये वर्म होल का आइडिया सबसे पहले सामने आया था। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है उसका फोकस यही कमाल के सिद्धांत है, वर्म होल और FTL यात्रा। हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इन मुश्किल आइडियाज को थोड़ा खोलकर समझें। इनकी क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, मतलब जो भी जरूरी बातें हैं वो सामने लाएं। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो शुरुआत होती है 1930 के दशक में आइंस्टाइन और उनके साथी नाथन रोजन से। वो लोग जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस पर काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि गणित तो ये कह रहा है कि स्पेस टाइम में पुल बन सकते हैं। इन्हीं को बाद में आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहा गया, या जिसे हम आज आमतौर पर वर्म होल कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड में दो बहुत दूर के पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक काल्पनिक सुरंग। अच्छा, इसे समझने का शायद एक आसान तरीका ये हो सकता है कि हम स्पेस टाइम को एक बड़ी चादर की तरह सोचें जो खिंच सकती है। जैसे अगर उस पर कोई भारी चीज, मान लीजिए कोई तारा या ब्लैक होल रखें, तो चादर में एक गड्ढा सा बन जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये आइंस्टाइन रोजन ब्रिज एक तरह से दो ऐसे दूर वाले गड्ढों को जोड़ने वाली सुरंग जैसा होगा, जो उनके बीच का रास्ता छोटा कर दे, एक शॉर्टकट बना दे। सही, गणित तो यही दिखाया था। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि ये पुल अविश्वसनीय रूप से अस्थिर थे। मतलब जैसे ही कोई चीज यहां तक कि रोशनी भी उसमें घुसने की कोशिश करती, वो फौरन ढह जाते, बंद हो जाते। अरे हाँ, तो वो एक तरह से बस गणितीय चीज थी, असलियत में इस्तेमाल लायक नहीं। जैसे कोई ब्रह्मांडीय मृग तृष्णा हो, दिखे पर पकड़ में ना आए। लेकिन फिर विज्ञान कहाँ हार मानता है? बाद में फिजिसिस्ट ने सोचना शुरू किया होगा कि क्या इन्हें किसी तरह स्थिर, स्टेबल बनाया जा सकता है। यहीं से शायद वो ट्रैवर्सेबल वर्म होल का आइडिया आया होगा, जिनसे गुजरा जा सके। किप थॉर्न जैसे नाम मैंने सुने हैं इस सिलसिले में। हाँ बिल्कुल, किप थॉर्न और कई और वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत काम किया है। सवाल यही था कि इन अस्थिर पुलों को खुला कैसे रखा जाए, और इसका जो सैद्धांतिक जवाब मिला वो बड़ा अजीब है। क्या जवाब छिपा है एक बहुत ही अजीब चीज में, जिसे कहते हैं एग्जॉटिक मैटर, मतलब विदेशी पदार्थ। एग्जॉटिक मैटर, ये क्या होता है? ये कोई नॉर्मल मैटर नहीं है। इसकी सबसे खास बात है नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी, या कह सकते हैं नेगेटिव गुरुत्वाकर्षण। जैसे नॉर्मल मैटर स्पेस टाइम को अपनी तरफ खींचता है, गड्ढा बनाता है, हाँ, ये एग्जॉटिक मैटर उल्टा करेगा। ये स्पेस टाइम को बाहर की तरफ धकेलेगा, एक तरह की एंटी ग्रेविटी। और यही जो धक्का देने वाला फोर्स है, वो सिद्धांत रूप से वर्म होल के गले को, उसके रास्ते को खुला रख सकता है, उसे ढहने से रोक सकता है। अच्छा, तो अगर ये एग्जॉटिक मैटर मिल जाए या बना लिया जाए तो वर्म होल सच में एक रास्ता बन सकता है। सुनने में तो मतलब थ्योरी में तो ठीक लग रहा है, पर असलियत में ये कितना मुमकिन है? असलियत में यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती है। पहली बात तो ये कि हमने आज तक ऐसा कोई एग्जॉटिक मैटर कुदरती तौर पर ब्रह्मांड में कहीं देखा ही नहीं है। ये सिर्फ थ्योरी में है, कागज पर है। ओह, और दूसरी बात, मान लीजिए ये होता भी है, तो इसे बनाने या कंट्रोल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी और जो एनर्जी चाहिए होगी, वो हमारी आज की सोच से भी परे है। शायद एक पूरे ग्रह के मास के बराबर एनर्जी। बाप रे, मतलब ये अभी हाँ विज्ञान कथा के ज्यादा करीब है। लेकिन एक पल को सोचें, अगर ये मुमकिन हो गया तो क्या नहीं हो सकता? हम शायद मिनटों में दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाएं। हाँ, संभावनाएं तो जबरदस्त है। और जो स्रोत हमें मिले हैं उनके हिसाब से वर्म होल भी कई तरह के हो सकते हैं। मोटे तौर पर तो दो तरह के हुए, ट्रैवर्सेबल जिनसे आप गुजर सकते हैं, हाँ, और नॉन ट्रैवर्सेबल जो बनते ही ढह जाते हैं। फिर इस आधार पर भी कि वो जोड़ते कहाँ हैं। इंट्रा यूनिवर्स मतलब हमारे ही ब्रह्मांड में दो जगहों को जोड़ने वाले, और इंटर यूनिवर्स जो शायद हमारे ब्रह्मांड को किसी और समानांतर ब्रह्मांड से जोड़ दें।
मतलब मल्टीवर्स का दरवाजा। मल्टीवर्स, ये तो और भी कमाल की बात है। खैर ठीक है, तो वर्म होल एक संभावना है, पर उसमें ये एग्जॉटिक मैटर और स्थिरता वाली बड़ी दिक्कतें हैं। क्या तारों तक तेजी से जाने का कोई और तरीका भी सोचा गया है, मतलब प्रकाश से भी तेज? यहीं पर वो FTL, फास्टर देन लाइट यात्रा का कॉन्सेप्ट आता है ना। पर इसमें भी तो आइंस्टीन का नियम आड़े आता है। हाँ बिल्कुल। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साफ कहती है कि कोई भी चीज जिसमें मास है, द्रव्यमान है, वो प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकती। लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उसे पार करना तो दूर की बात है। ऐसा करने के लिए अनंत, इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होगी। ये यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है। तो फिर FTL की बात ही कैसे उठती है? इसका भी कोई तोड़ है क्या थ्योरी में? एक बहुत दिलचस्प सैद्धांतिक तोड़ है। देखिए, रिलेटिविटी किसी चीज को स्पेस के अंदर प्रकाश से तेज चलने से रोकती है। अच्छा। लेकिन वो स्पेस टाइम खुद प्रकाश से तेज फैले या सिकुड़े, इस पर रोक नहीं लगाती। जैसे बिग बैंग के फौरन बाद यूनिवर्स बहुत तेजी से फैला था, प्रकाश की गति से भी कहीं ज्यादा तेजी से। तो सवाल ये है कि क्या हम स्पेस टाइम को ही मरोड़कर यात्रा कर सकते हैं? यहीं पर वो वार्प ड्राइव या अल्कुबेरे ड्राइव आइडिया आता है। सही कहा ना, कि हम स्पेस में तेज चलने के बजाय स्पेस को ही अपने चारों तरफ मोड़ ले। बिल्कुल सही। 1994 में फिजिसिस्ट मिगुएल अल्कुबेरे ने यही प्रस्ताव रखा था। सोचिए कि एक स्पेसशिप है जो स्पेस टाइम के एक बुलबुले के अंदर है। ये ड्राइव क्या करेगा कि शिप के आगे वाले स्पेस को सिकोड़ेगा और पीछे वाले स्पेस को फैलाएगा। ओके। तो शिप उस बुलबुले के अंदर तो शायद स्थिर ही रहे, लेकिन ये पूरा बुलबुला स्पेस टाइम की इस लहर पर सवार होकर असल में प्रकाश से तेज गति से आगे बढ़ सकता है। और क्योंकि शिप खुद स्पेस के अंदर तेज नहीं चल रहा, वो रिलेटिविटी के लोकल नियमों को नहीं तोड़ रहा। ये सुनने में थोड़ा शायद वर्म होल से ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, पर क्या इसमें भी वही एग्जॉटिक मैटर वाली समस्या है? हाँ, दुर्भाग्य से इसमें भी वही 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, इस वार्प बबल को बनाने और बनाए रखने के लिए भी उसी तरह के नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाले एग्जॉटिक मैटर की जरूरत होगी। ओहो। और दूसरी, इसके लिए भी भयानक मात्रा में एनर्जी चाहिए। शुरुआती कैलकुलेशंस तो कहती थीं कि बृहस्पति ग्रह जितने मास के बराबर एनर्जी, हालांकि बाद में कुछ थ्योरीज आई हैं जो कहती हैं कि शायद कम एनर्जी में भी काम चल जाए, पर वो कम भी बहुत ज्यादा है। और फिर ये भी सवाल है कि इस वार्प बबल के किनारों पर क्या असर होगा, क्या वहां बहुत खतरनाक स्थितियां बनेंगी? तो ये भी अभी थियोरी ही ज्यादा है, पर कम से कम इस पर रिसर्च चल रही है। अच्छा, FTL का एक और जिक्र आता है कभी-कभी, टैक्योन वो क्या है? हाँ, टैक्योन तो पूरी तरह से काल्पनिक कण है, मतलब हाइपोथेटिकल। अगर ये होते तो इनकी खासियत ये होती कि ये हमेशा ही प्रकाश से तेज चलते, कभी धीमे हो ही नहीं सकते, और इनका मास इमेजिनरी होता, गणितीय रूप से। इनका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। ये बस एक गणितीय संभावना है जो दिखाती है कि वैज्ञानिक हर मुमकिन कोण से सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए वर्म होल पर वापस आते हैं। इनसे जुड़ी कुछ और भी गहरी और थोड़ी चौंकाने वाली बातें हैं। शायद सबसे ज्यादा विवादित है टाइम ट्रैवल का आइडिया। क्या वर्म होल हमें वाकई समय में पीछे ले जा सकते हैं? सैद्धांतिक तौर पर हाँ, ये मुमकिन लगता है। वर्म होल वो बना सकते हैं जिन्हें क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स या CTCs कहते हैं। ये स्पेस टाइम में ऐसे लूप होते हैं जो आपको आपके ही अतीत में वापस पहुंचा सकते हैं। लेकिन कैसे, मतलब इसका तरीका क्या होगा? एक तरीका ये सोचा गया है कि अगर आपके पास एक ट्रैवर्सेबल वर्म होल है और आप उसके एक मुहाने को एक सिरे को स्थिर रखें और दूसरे सिरे को लगभग प्रकाश की गति से एक लंबी यात्रा पर भेजकर वापस ले आएं। ठीक है। तो आइंस्टीन की रिलेटिविटी कहती है कि तेज चलने वाली चीजों के लिए समय धीमा बीतता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। तो जो सिरा घूमकर आया है उस पर कम समय बीता होगा, जबकि जो सिरा स्थिर था उस पर ज्यादा। हाँ, ये तो सुना है। अब अगर आप तेज गति वाले सिरे से वर्म होल में घुसें और स्थिर वाले सिरे से बाहर निकलें, तो आप उस स्थिर सिरे के अतीत में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां ज्यादा समय बीत चुका था। अरे लेकिन ये तो फिर वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स वाली बात हो गई कि कोई अतीत में जाकर अपने दादाजी से मिलने से रोक दे, तो वो खुद कैसे पैदा होगा? ये तो लॉजिक को तोड़ता है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा पेंच है। इन्हीं विरोधाभासों की वजह से बहुत से फिजिसिस्ट मानते हैं कि या तो CTCs असल में बन ही नहीं सकते, या फिर प्रकृति का कोई नियम है, जैसे स्टीफन हॉकिंग का क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर था, जो ऐसे पैराडॉक्स को होने से रोकता है।
पर ये सवाल हमें समय क्या है, कारण और प्रभाव कैसे काम करते हैं, इन सब पर सोचने को मजबूर जरूर करता है। सच में गहरा सवाल है। अच्छा, वर्म होल से जुड़ी एक और चीज आजकल काफी चर्चा में रहती है, ER = EPR अनुमान। ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, ER EPR। हाँ, ये थोड़ा जटिल है पर बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया है। ये क्वांटम उलझाव, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं, और वर्म होल के बीच एक बहुत गहरे अनपेक्षित कनेक्शन की बात करता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट वो वाली चीज ना जिसमें दो कण चाहे कितने भी दूर हों जुड़े रहते हैं। एक पर कुछ करो तो दूसरे पर तुरंत असर होता है। आइंस्टाइन ने जिसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। हाँ, वही। अब ER = EPR क्या कहता है? ये जुआन मार्ल्डिसेना और लियोनार्ड सस्किंड जैसे फिजिसिस्ट का आइडिया है कि ये जो दो उलझे हुए कणों के बीच का स्पूकी कनेक्शन है, वो असल में स्पेस टाइम में एक बहुत छोटा सूक्ष्म वर्म होल हो सकता है। मतलब आइंस्टाइन रोसेन ब्रिज। क्या? मतलब वो कण असल में एक मिनी वर्म होल से जुड़े हुए हैं। हाँ, यही अनुमान है। इस नजरिए से क्वांटम उलझाव सिर्फ कोई जादुई कनेक्शन नहीं, बल्कि एक असली ज्यामितीय पुल है, स्पेस टाइम का एक शॉर्टकट। अरे वाह! अगर ये सच है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि स्पेस टाइम का जो पूरा ताना बाना है वो शायद ऐसे ही अनगिनत छोटे छोटे वर्म होल से बुना हो सकता है। ये तो फंडामेंटल रियलिटी को देखने का नजरिया ही बदल देगा। बिल्कुल, ये क्वांटम ग्रेविटी यानी क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मिलाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। ये इशारा करता है कि शायद क्वांटम दुनिया और स्पेस टाइम की ज्यामिति एक ही चीज के दो अलग-अलग पहलू हैं। क्या इसका ब्लैक होल और वर्म होल के कनेक्शन पर भी कोई असर पड़ता है? क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि पहला वर्म होल का आइडिया ब्लैक होल के गणित से ही निकला था। जरूर। ब्लैक होल स्पेस टाइम को इतना ज्यादा मोड़ देते हैं कि ये हमेशा से सोचा जाता रहा है कि शायद वो वर्म होल के दरवाजे हों। एक आइडिया ये है कि ब्लैक होल के सेंटर में जो सिंगुलैरिटी होती है, जहां घनत्व अनंत माना जाता है, वो शायद सिंगुलैरिटी ना होकर वर्म होल का गला हो, जो ब्रह्मांड के किसी दूसरे हिस्से में या शायद किसी दूसरे यूनिवर्स में खुलता हो। तो मतलब ब्लैक होल में गिरना शायद अंत ना हो, बल्कि कहीं और निकलने का रास्ता हो, शायद एक व्हाइट होल के जरिए। व्हाइट होल तो वो होते हैं ना जो चीजों को बाहर फेंकते हैं, ब्लैक होल के उलट। हाँ, ये ब्लैक होल, वर्म होल, व्हाइट होल मॉडल एक बहुत आकर्षक संभावना पेश करता है, एक तरह की कॉस्मिक सुरंग। लेकिन इसमें भी कई दिक्कतें हैं। पहली, व्हाइट होल आज तक देखे नहीं गए हैं, वो पूरी तरह से सैद्धांतिक है। दूसरी, ब्लैक होल के पास पहुंचने पर जो जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, जिसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, जैसे स्पेगेटी की तरह खिंच जाना, वो किसी भी चीज को पहले ही नष्ट कर देगा। हाँ, वो तो है। और तीसरी, वही वर्म होल की अस्थिरता वाली बात, उसे खुला रखने के लिए फिर से वही एग्जॉटिक मैटर चाहिए। तो क्या एग्जॉटिक मैटर के अलावा कोई और तरीका सोचा गया है वर्म होल को स्थिर करने का? कोई और थ्योरी? कुछ और काल्पनिक आइडियाज हैं, जैसे कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। ये बिग बैंग से बची हुई मानी जाने वाली अविश्वसनीय रूप से पतली लेकिन भारी ऊर्जा वाली एकायामी संरचनाएं हैं। थ्योरी है कि अगर दो ऐसी स्ट्रिंग्स तेजी से एक दूसरे के पास से गुजरे तो वो स्पेस टाइम को इस तरह मोड़ सकती हैं कि एक स्थिर वर्म होल बन जाए। अच्छा। एक और आइडिया डार्क एनर्जी से जुड़ा है, वो रहस्यमयी ताकत जो हमारे ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है। क्योंकि डार्क एनर्जी का असर एक तरह से एंटी ग्रेविटी जैसा है, तो शायद उसका इस्तेमाल वर्म होल को खुला रखने में किया जा सके। लेकिन ये सब अभी बहुत ही ज्यादा अटकले हैं। इन सब संभावनाओं के बीच अगर कभी वर्म होल यात्रा मुमकिन हुई तो इसके खतरों के बारे में भी सोचना होगा। स्पेगेटिफिकेशन की बात तो हुई, और क्या मुश्किलें हो सकती हैं? एक बहुत बड़ा खतरा होगा रेडिएशन का। वर्म होल के अंदर या उसके मुहाने के पास बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल्स और गामा किरणों का तूफान हो सकता है। ये किसी भी यात्री या स्पेसशिप के लिए जानलेवा साबित होगा। इससे बचने के लिए बहुत ही एडवांस्ड शील्डिंग टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। सही बात है। अच्छा, क्या ये सारे आइडियाज, वर्म होल्स वगैरह, उस फेमस फर्मी पैराडॉक्स का कोई जवाब दे सकते हैं? मतलब फर्मी पैराडॉक्स यही पूछता है ना कि अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है और जीवन की संभावना इतनी है, तो हमने अब तक एलियंस को क्यों नहीं देखा? तो क्या ऐसा हो सकता है कि एडवांस सभ्यताएं वर्म होल इस्तेमाल कर रही हों और इसलिए हमें दिखती नहीं? ये एक बहुत दिलचस्प संभावना है जिस पर लोग सोचते हैं।
हो सकता है कि बहुत उन्नत सभ्यताएं तारों के बीच यात्रा के लिए स्पेसशिप भेजने के बजाय वर्म होल नेटवर्क का इस्तेमाल करती हों। इससे वो लगभग अदृश्य रह सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि वो इतने उन्नत हों कि उन्होंने इस ब्रह्मांड को ही छोड़ दिया हो, शायद किसी दूसरे यूनिवर्स में चले गए हों वर्म होल के जरिए, कौन जाने। और क्या वर्म होल भौतिकी की कुछ बड़ी पहेलियों को सुलझाने में भी मदद कर सकते हैं, जैसे वो ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स? हाँ बिल्कुल, ER-EPR अनुमान इसी तरफ इशारा करता है। इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स यही पूछता है कि ब्लैक होल में जो जानकारी गिरती है उसका क्या होता है, क्या वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जानकारी नष्ट नहीं हो सकती। हाँ, तो ER-EPR शायद ये बताता है कि जानकारी नष्ट नहीं होती, बल्कि क्वांटम एंटेंगलमेंट और उन सूक्ष्म वर्म होल्स के जरिए ब्लैक होल से बाहर निकल सकती है, शायद हॉकिंग रेडिएशन के रूप में। ये क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी को एक साथ लाने में एक बड़ी कड़ी साबित हो सकता है। ये तो कमाल है। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी वर्म होल या वार्प ड्राइव कभी हकीकत बन गई तो नैतिकता के भी बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे। जैसे इन तक पहुंच किसे मिलेगी? क्या ये सिर्फ अमीर देशों या कंपनियों के लिए होगा? कहीं एक नया कॉस्मिक डिवाइड न बना दे? हाँ बिल्कुल। और अगर हम किसी दूसरी सभ्यता से मिल गए तो उनसे कैसे बर्ताव करेंगे? क्या नियम होंगे? ये बहुत ही जरूरी सवाल हैं जिन पर हमें शायद अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित हो, जोखिम कैसे मैनेज किए जाएं, और अगर संपर्क होता है तो उसके प्रोटोकॉल क्या हों, इन सब पर वैश्विक स्तर पर सहमति बनानी होगी। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो वर्म होल हमें ब्लैक होल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जैसी चीजों को करीब से स्टडी करने का मौका दे सकते हैं, जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। और हाँ, साइंस फिक्शन ने तो इन आइडियाज को हमारे दिमाग में बिठा ही दिया है। इंटरस्टेलर फिल्म, स्टार ट्रेक, स्टारगेट सीरीज, इन सब ने हमें इन संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। हाँ, ये सच है। साइंस फिक्शन अक्सर वैज्ञानिक सोच को प्रेरणा देता है। किप्थॉन ने तो इंटरस्टेलर के लिए वैज्ञानिक सलाहकार का काम भी किया था, ताकि वर्म होल का चित्रण ज्यादा से ज्यादा सटीक हो सके। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि फिक्शन अक्सर असल दुनिया की चुनौतियों जैसे एनर्जी की ज़रूरत, स्थिरता की समस्या, सुरक्षा के मुद्दे को काफ़ी आसान करके दिखा देता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की हकीकत पर वापस आएं, तो आगे रिसर्च की क्या दिशाएं, हम इन आइडियाज़ को टेस्ट कैसे कर सकते हैं भविष्य में? देखिए, कई लेवल पे काम चल रहा है और चलेगा। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी लगातार गणितीय मॉडल्स को बेहतर बना रहे हैं, शायद एग्जॉटिक मैटर के बिना भी वर्म होल बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से शायद भविष्य में वर्म होल के व्यवहार को सिम्युलेट किया जा सके। अच्छा। खगोलविद जो है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे नए और शक्तिशाली उपकरणों से अप्रत्यक्ष सबूत ढूंढ सकते हैं, जैसे किसी दूर के तारे की रोशनी पर किसी वर्म होल का ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट दिख जाए, या फिर गुरुत्वाकर्षण तरंगों के डेटा में कोई अजीब सिग्नल मिले जो वर्म होल की मौजूदगी का संकेत दे। पर हाँ, सीधी पुष्टि अभी भी बहुत दूर की कौड़ी लगती है। तो कुल मिलाकर वर्म होल और FTL यात्रा, ये भले ही आज साइंस फिक्शन ज्यादा लगते हों, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, ब्रह्मांड आखिर है क्या? स्पेस टाइम का ये ताना बाना कितना लचीला है और हमारी अपनी सीमाएं क्या हैं? बिल्कुल सही कहा। ये आइडियाज फिजिक्स की सीमाओं को लगातार धकेलते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि ये यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा जटिल और संभावनाओं से भरा हो सकता है। यही चीज वैज्ञानिक जिज्ञासा को जिंदा रखती है। तो आज हमने वर्महोल और FTL यात्रा के सिद्धांतों की एक, कह सकते हैं, काफी गहराई से पड़ताल की। आइंस्टीन के शुरुआती काम से लेकर ER-EPR जैसी एकदम नई अवधारणाओं तक हमने उनकी रोमांचक संभावनाओं को देखा, गंभीर चुनौतियों को समझा और उनके गहरे मतलब पर भी बात की। हाँ, और मेरे ख्याल से मुख्य बात यही निकल कर आती है कि ये सिद्धांत हमें ब्रह्मांड को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की चुनौती देते हैं। ये दिखाते हैं कि शायद हकीकत उतनी ठोस और सीधी नहीं है जितनी हम समझते हैं, और अभी भी बहुत कुछ है जो हमें जानना और खोजना है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कभी वर्महोल या तेज रफ्तार यात्रा सच में संभव हो जाती है, तो हम इंसानों की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए, या सिर्फ तारों के बीच फैलकर अपनी प्रजाति के अस्तित्व को लंबा करने पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद
आने वाली पीढ़ियों को ही खोजना होगा। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।